नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? चर्चा करेंगे आपके अधिगम में ही एक और टॉपिक आता है, अधिगम कर्ता के प्रकार। तो आज इसी पर जो है विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अब तक लगभग जो है 20 सेशन हो चुके हैं मनोविज्ञान के, और मैंने 20 सेशन का टोटल देखा, आज रिव्यू कर रहा था। तो सबसे कम जो बच्चे देख रहे हैं इसी सेशन को देख रहे हैं। शायद आपको मनोविज्ञान या तो समझ में नहीं आ रहा है, या मैं आपको सही तरीके से समझा नहीं पा रहा हूं। कुछ ना कुछ कारण है कि मनोविज्ञान की जितनी भी क्लासें हैं उन पे सबसे कम जो है वो व्यू आ रहे हैं। तो आप जरूर कमेंट करके बताएं अगर आपको लगता है कि मैं आपको सही तरीके से मनोविज्ञान नहीं करवा पा रहा हूं, या आप जो है वो मनोविज्ञान नहीं पढ़ना चाहते हैं, या फिर मनोविज्ञान सही तरीके से समझ में नहीं आ रही है, कहाँ क्या समस्या आ रही है, वो आप कमेंट करें। तो आपको अगर लगेगा कि नहीं मनोविज्ञान तो हमारे नहीं काम की है, या हमारे समझ में नहीं आ रही है, या आप अच्छे से समझा नहीं पा रहे, तो फिर क्या है कि देखो, कोई भी सेशन करने में बहुत सारी मेहनत लगती है। तो फिर अपन, अगर आपको नहीं अच्छी लग रही है, मजा नहीं आ रहा है मनोविज्ञान में, तो अपन बंद कर देते हैं मनोविज्ञान की क्लास, और मनोविज्ञान की क्लास की जगह कोई और क्लास शुरू कर देंगे। कमेंट करके बताएं आप जल्दी से, फिर आगे तय करेंगे अपन क्या करना है। आज तो टॉपिक पूरा करते हैं। क्योंकि किसी भी, कोई भी टीचर हो जाए, कोई भी यूट्यूब पे क्लास लेता है ना, आपका अगर आपका खुद का भी यूट्यूब पे चैनल होता तो पता चलता, या आप किसी स्कूल में पढ़ाते भी होंगे तो आपको पता है कि कोई भी, जब कक्षा में हम जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो एक कोई मेहनत करनी पड़ती है कोई भी चीज को, और उस मेहनत का उतना अच्छा अगर रिजल्ट ना हो, अच्छा नहीं तो थोड़ा कम, अच्छा ठीक ठाक तो आए, तो सबसे कम। बता तो आप रहे हैं कि कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे लगता है जो व्यू है उसके आधार पर। चलिए कोई बात नहीं है, करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। सबसे पहले आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे। और आप सभी कैसे हैं? अनवर अली जी स्वागत, वर्षा, समनदीप कैसे हैं, लाभू राम, इंदु, लक्ष्मी बिश्नोई, आप सबका, भैरू राम जी आप सबका बहुत बहुत स्वागत, एके सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और चलिए चर्चा करते हैं अधिगमकर्ता के प्रकार। अधिगमकर्ता के प्रकार जैसे कि पिछड़े बालक हो गए, मंदबुद्धि बालक हो गए, प्रतिभाशाली बालक हो गए, सृजनात्मक बालक हो गए, विशेष बालक हो गए, अपराधी बालक हो गए, बाल अपराधी बालक कह लीजिए या अपराधी बालक कह लीजिए। इन सभी प्रकार के बालकों की आज जो है अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं विशिष्ट बालक की। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, कौन से बालक विशिष्ट होते हैं? वैसे तो देखो, मनोविज्ञान हमें क्या कहता है, मनोविज्ञान का ये कहना है कि प्रत्येक बालक जो है वो विशिष्ट होता है। मनोविज्ञान क्या कहता है कि प्रत्येक बालक जो है वो विशिष्ट होता है। लेकिन यहां पर जो विशिष्ट बालक है उसको थोड़ा अलग अर्थ में समझा गया है। वैसे अगर मनोविज्ञान की थ्योरी पढ़ोगे तो आपको, मनोविज्ञान ये कहता है कि प्रत्येक बालक में कुछ ऐसे गुण होते हैं जिससे वो विशिष्ट बनता है। लेकिन यहां इस टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर हम देखना चाहेंगे तो वे बालक जो सामान्य बालकों की अपेक्षा असामान्य विशेषताओं से युक्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विशिष्ट बालक कहलाते हैं। यानी आप ऐसे समझ लीजिए, हम विशिष्ट को कैसे पहचानेंगे? जैसे कि हमारी स्कूल की एक ड्रेस होती है, स्कूल की एक गणवेश होती है ना, गणवेश जिसे ड्रेस कहते हैं। बाकी सारे बच्चे स्कूल ड्रेस पहन के आ रहा है और एक बच्चा बिना स्कूल ड्रेस आया, घर के वस्त्र पहन के आया, तो जनरली हम क्या सोचेंगे कि इस बच्चे का जन्मदिन है। इसी तरीके से बाकी ऑलमोस्ट सब बच्चे एक जैसे ही होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों का व्यवहार जो है वो सामान्य बच्चों से भिन्न होता है, सामान्य बच्चों से अलग होता है, तो वो बालक विशिष्ट बालक जो है वो कहलाते हैं। ठीक है, वो बालक क्या कहलाते हैं? विशिष्ट बालक जो है वो कहलाते हैं। जो सामान्य बच्चों से भिन्न विशेषताएं रखते हो
वो विशिष्ट बालक कहलाते हैं। और इसमें कमजोर बालक भी विशिष्ट होंगे, प्रतिभाशाली बालक भी विशिष्ट होंगे। तो सामान्य नहीं है वो सारे बालक क्या कहलाएंगे? विशिष्ट बालक कहलाएंगे। जो बालक सामान्य नहीं है वो क्या कहलाते हैं? विशिष्ट बालक कहलाते हैं। इसी क्रम में सबसे पहला जो बालक आता है वो आता है प्रतिभाशाली बालक। टर्मन व ओडेन क्या कहते हैं कि ये बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व लक्षण, विद्यालय उपलब्धि में सामान्य बालकों से श्रेष्ठ होते हैं। जो बालक प्रतिभाशाली होते हैं वो, चाहे आप उनका शरीर देखें, चाहे आप उनका सामाजिक समायोजन देखें, चाहे आप उनका व्यक्तित्व देखें, चाहे आप उनके विद्यालय विषयों के अंदर रिजल्ट देखें, हर क्षेत्र में जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो क्या होते हैं? सामान्य बालकों से श्रेष्ठ सिद्ध होते हैं। शरीर इनका बिल्कुल हष्ट पुष्ट होता है, यानी स्वस्थ होता है। सामाजिक समायोजन इनका अच्छा होता है, इनका थोड़ा पर्सनैलिटी भी अच्छा होता है। प्लस विद्यालय विषय में तो ये सर्वश्रेष्ठ होते हैं। 100 में से 99 अंक इनके जो है वो आते हैं। क्या आते हैं? 100 में से 99 अंक इनके जो है वो आते हैं। तो प्रतिभाशाली बालक के भी ज्यादा अंक आएंगे। स्किनर व हैरीमैन क्या कहते हैं? स्किनर और हैरीमैन कहते हैं कि प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान हैं। पूरे विश्व में ऐसा नहीं है कि सारे बालक, बहुत सारे बालक आपकी एक क्लास होती है, जैसे आप कक्षा 5 में, 6 में, 7 में, 8 में पढ़ रहे हो, तो आप देखोगे कि हर क्लास में एक बच्चा या 2 बच्चे ही प्रतिभाशाली होते हैं, बाकी 1-2 बच्चे कमजोर होते हैं। हमारी जो क्लास होती है नॉर्मल, उसमें 1 या 2 बालक तो प्रतिभाशाली होते हैं, 1 या 2 बालक कमजोर होते हैं, और बाकी सारे बाले बच्चे जो होते हैं, बाकी जितने भी बच्चे बच जाते हैं वो सामान्य होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि क्षण बुद्धि और प्रतिभाशाली बालक जो है वो 1-1% होते हैं, कम ही होते हैं, सारे नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या होती है? ये एक तो जन्मजात ही प्रतिभाशाली होते हैं, और इन बालकों की बुद्धि लब्धि 140 या फिर इससे अधिक होती है। आपने एक मारवाड़ी में कहावत है, कपूत का पग तो पालने में दिख जाए, जन्म का बाद रोवगो नहीं, जद भी आई साहब रोगो। जन्म के बाद बच्चे रोते हैं ना, जन्म के बाद। तो जो प्रतिभाशाली बालक होगा ना, उसका रोना भी जो अलग तरीके का होगा। ऐसे मजाक में कह रहा हूं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन ये बात सत्य है कि जो प्रतिभाशालीपना है, या जो बच्चे हाई बुद्धि वाले होते हैं, वो जन्म से ही क्या होते हैं, यानी आनुवांशिक तौर पर ही। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि ये तो गॉड गिफ्टेड है। जैसे कई बच्चे हमारे भारत में हैं, जैसे एक बच्चा है जिसका नाम है गूगल बॉय। उसको आप विश्व का, भारत का कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, आप उसको पूछ लो कि जापान का प्रधानमंत्री कौन है, टोक्यो का राष्ट्रपति कौन है, वो हर क्वेश्चन का जवाब दे देता है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, कुछ भी पूछो उसे। तो जनरली तो ऐसा संभव नहीं है ना। जनरली तो हम ऐसा कितना याद कर सकता है कोई व्यक्ति? जनरली तो ऐसा संभव नहीं है कि आप सब कुछ याद कर लो। लेकिन चूंकि वो भगवान के द्वारा उसको गिफ्ट दिया गया कि उसकी जो मेमोरी है वो बहुत ज्यादा तेज है, तो वो बालक प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। बाकी तो सारे सामान्य ही हैं। हम सामान्य में ही आते हैं, सब सामान्य हैं। हाँ, हम में से भी कुछ थोड़ा जल्दी याद कर लेते, कुछ थोड़ा धीरे धीरे याद कर पाते, लेकिन है तो हम सामान्य ही बालक। ठीक है, कैसे हैं नागेंद्र जी, स्वागत आपका। तो एक तो प्रतिभाशाली बच्चा जो होता है वो जन्मजात ही क्या होता है, प्रतिभाशाली होता है, और इनकी आईक्यू जो होती है वो 140 या इससे अधिक होती है। नोट लगा के करो एंड करो कहते हैं कि इन बालकों की बुद्धि लब्धि 130 व इससे अधिक होती है। देखो, जनरली तो प्रतिभाशाली बालक 140 या इससे अधिक पर माना गया है, लेकिन
क्रो एंड क्रो कहते हैं कि अगर 130 या इससे ऊपर भी आईक्यू है तो भी वो प्रतिभाशाली बालक ही होगा। विशाल शब्दकोश इनमें पाया जाता है, यानी जब ये बोलते हैं तो शब्दों का बहुत अच्छा चयन करते हैं। इनका जो शब्दकोश होता है बुद्धि में वो बहुत अच्छा होता है, शब्द भंडार इनके पास होता है ना। सामान्य अध्ययन में ये रुचि रखते हैं, सामान्यतः ये अध्ययन में रुचि रखते हैं, पढ़ने में ये बहुत रुचि रखते हैं, तार्किक होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, उत्तरदायित्व युक्त होते हैं, अमूर्त विषयों में रुचि होती है इनकी, यानी काल्पनिक विषयों में भी इनकी रुचि बहुत ज्यादा होती है। अध्ययन में अद्वितीय सफलता अर्जित करते हैं, टॉप 1 में आते हैं। जैसे मान लो कोई प्रतिभाशाली बच्चा था अभी अपने रीट 2021 में, तो उसके 100 कितने बन गए थे, 145 बन गए थे कि 140 नंबर बन गए थे ना। तो वो प्रतिभाशाली बालक ही है भैया, है कि नहीं है ना। नेक्स्ट देखिए, परिस्थितियों में समायोजन शक्ति इनकी उत्तम होती है। कैसे भी परिस्थिति हो, जो प्रतिभाशाली बालक है वो अपना अच्छे से उस परिस्थिति में क्या कर लेता है, समायोजन कर लेता है। प्रतिभाशाली बालक जो होता है वो हर परिस्थिति में अपना अच्छे से क्या कर लेता है, समायोजन कर लेता है। स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति होती है। अपवाद भी हो सकते हैं, आप कह दो गुरुजी मैं एक ऐसा प्रतिभाशाली बच्चा न जानू, हाँ 148 थे क्या, मैं एक ऐसा प्रतिभाशाली बच्चा न जानू जो स्वतंत्र निर्णय को ले पावे, वो बार बार में आपकी घर आ रही फोन करे, हेलो सुनेगे, अच्छा स्कूल में नहीं, मारा प्रिंसिपल जी कहे हुए कि आज 1 घंटा लेट आना है, तो मैं आज लेट आ जाऊंगे। अब घर आ रही कह दे कहाँ से आनो, कोई बात नहीं, जे थारा प्रिंसिपल जी लेट आनो कहे हुए तो आज थे लेट आ जाओ, तो वो आज जैसी अर्जेबा कह दे ना क्यों पिसा थाने 8 घंटा का ही दे, 10 उलेगी 1 बजे तक का, सॉरी 8 उलेगी 1 बजे तक का, आपा 2 बजे तक कौन रुका, आ जाओ थे तो घरे मैं देख ले छू जोशी वो। तो वो व्यक्ति क्या करेगा, गुरुजी के पास जाएगा, गुरुजी मन तो काम है घरे, मैंने तो जान दो, आज प्रिंसिपल के सामने कोई ना कोई बहाना बनाएगा। ऐसे भी होते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि ऐसे होते नहीं है। कुछ लोग, हालांकि प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं वो अपना डिसीजन तुरंत ले लेते हैं, उनको किसी दूसरे पे डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं। वो उनको निर्णय लेने के लिए, जैसे अगर विवाह नहीं हुआ है तो अपने माता पिता से पूछेंगे, वो माता पिता से पूछेंगे, अगर विवाह हो चुका है तो पत्नी से पूछेंगे, माता पिता से पूछेंगे, यानी वो खुद डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट देखिए, शारीरिक रूप से ये स्वस्थ होते हैं। शारीरिक रूप से स्वस्थ होने का अर्थ है कि ये ज्यादा किसी जैसे कोई रोग वगैरह इनको नहीं होता है, मेंटली और शारीरिक रूप से क्या होते हैं, ये स्वस्थ होते हैं। नेतृत्व का गुण भी इनमें पाया जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी प्रतिभाशाली बालकों में। ये जो विशेषता बता रहा हूं ये ऐसा नहीं है कि हाँ गुरुजी बता दी 100% ही पाई जाएगी, हाँ थ्योरेटिकल ये पाई जाती है। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, आपको याद है, हमने जो व्यक्तित्व टॉपिक पढ़ा था तो हमने उसमें पढ़ा था कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी पढ़ा था। अंतर्मुखी बालक प्रतिभाशाली होता है जनरली, जो बालक अंतर्मुखी होता है ना वो क्या होता है, प्रतिभाशाली होता है, लेकिन उसमें नेतृत्व का गुण वहां पर हमने क्या पढ़ा, नहीं पाया जाता है। और जो बहिर्मुखी बालक होता है उसमें नेतृत्व का गुण कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छा पाया जाता है। लेकिन जनरली देखो, जिसके पास बुद्धि होगी वो बुद्धि का ज्यादा उपयोग करेगा तो वो नेतृत्व कर सकता है। इसीलिए यहां पर यह कहा गया है कि नेतृत्व का गुण होता है। विद्यालय कार्यों के प्रति इनकी उदासीनता होती है। जैसे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है या विद्यालय में कोई साफ सफाई को कार्यक्रम है, विद्यालय का कार्यक्रम में अकेले ज्यादा रुचि कोने लेवे है, ठीक है। मूल्यों से युक्त होते हैं ये, और आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि इनकी होती है। सूझ का सिद्धांत इन पे बहुत अच्छा काम करता है ना, सूझ का सिद्धांत इन पे
बहुत अच्छे से कार्य करता है, क्योंकि इनके पास बुद्धि ज्यादा है। बुद्धि ज्यादा होगी तो सूझ का सिद्धांत भी अच्छे से काम करेगा। प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा कैसी होगी? इन बालकों को व्यक्तिगत शिक्षण व निर्देशन दिया जाना चाहिए। व्यक्तिगत शिक्षण देना चाहिए, निर्देशन देना चाहिए। लेकिन एक थ्योरी है समावेशी शिक्षा की, जो इसको क्या करती है? विरोध करती है, जो इसका विरोध करती है। समावेशी शिक्षा ये कहती है कि हमें सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ पढ़ाना चाहिए, जबकि यहां पर यह कहा गया है कि इनको व्यक्तिगत शिक्षण व निर्देशन दिया जा सकता है। कैसे? मैं आपके क्वेश्चनों का जवाब दे रहा हूं। मान लो मैं ये पढ़ाऊं आपको कि भाई प्रतिभाशाली बालक है तो उसको व्यक्तिगत शिक्षण देना चाहिए, तो आप में से कोई ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुरुजी आके बात हुई तो आ कह दियो गए उसे आटा बराना नहीं नाका पढ़ानो चाहिए यार, कमजोर आना नाका अर्थे माने एक दिन यहाँ भी पढ़ायो कि मनोविज्ञान के अंदर समावेशी शिक्षा ने जो है वो बहुत ज्यादा महत्व दियो गयो है एनसीएफ 2005 में। तो एनसीएफ 2005 गया तो अवहेलना होगी, बिल्कुल अवहेलना है। लेकिन में जैसे प्रतिभाशाली बालक है तो उसको हमने चक्रवर्ती ब्याज करवा दिया, और बाकी बालक है उनको हमने ब्याज करवा दिया, साधारण ब्याज करवा दिया। भाई जो प्रतिभाशाली बालक होगा वो जल्दी चीजों को सीख जाता है, तो उनके कठिनाई के लेवल को हम बढ़ा सकते हैं, उनको दिशा निर्देश जो है वो दे सकते हैं अलग से। संवर्धन कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन ही सबसे मोस्ट बनता है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे? क्वेश्चन पूछा जाएगा संवर्धन कार्यक्रम किसके लिए उपयुक्त है? और ए ऑप्शन होगा आपका मंद बुद्धि बालक, बी ऑप्शन होगा आपका सामान्य बालक, सामान्य बुद्धि बालक, और सी से ऑप्शन होगा आपका प्रतिभाशाली बालक। और डी ऑप्शन होगा इसमें आपका कोई नहीं। लगभग लगभग जो है वो 95% बच्चे जो है वो उत्तर देंगे मंद बुद्धि बालक। क्या ये बात सत्य है? क्या ऐसा पेपर में होता है? 95% बालक कहेंगे कि जी संवर्धन कार्यक्रम तो मंद बुद्धि बच्चा के लिए जरूरी है, और ऐसा हुआ है। 95% बच्चे उत्तर देंगे कि संवर्धन कार्यक्रम जो है वो मंद बुद्धि बालकों के लिए क्या है? उपयुक्त रहता है। क्या ये बात सत्य है? क्या ऐसा हम करते हैं क्या? लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। जब आप पेपर में तो कर देते हैं, क्योंकि पेपर में हम कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, हम शब्द का अर्थ निकाल लेते हैं कि संवर्धन कुण सटावरों को चाहिए यार का प्रतिभाशाली बालक तो पहला से होशियार हुआ बानो के संवर्धन करना है, अपन तो कमजोर बालक है, मंद बुद्धि बालक है, अपन बांगो संवर्धन करना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा? आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। पेपर में तो आपको लगेगा कि हमने सही किया है, लेकिन जब घर पर आके देखोगे, आंसर की मिलाओगे, तब आपको पता चलेगा कि अरे यार वो तो प्रतिभाशाली बालकांग लिया हुआ है। और होता क्या है संवर्धन कार्यक्रम? जैसे जो बच्चा प्रतिभाशाली है उसको और बेहतर तरीके से जो है वो निखारना। जैसे एक बच्चा है वो मैथ में होशियार है, प्रतिभाशाली है वो, तो हम उसको मैथ में और बेहतर बनाने के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं, कुछ कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं जिससे कि वो और बेहतर बन सके। ठीक है। विशाल व उपयोगी पाठ्यक्रम इनके लिए बनाया जा सकता है, विशेष शिक्षण विधियों से इनको पढ़ाया जा सकता है, सामाजिक व नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है, 1 वर्ष में 2 कक्षा उत्तीर्ण करने की इनको छूट दी जा सकती है, यानी इनको 1 कक्षा से जंप दिया जा सकता है। जी हाँ, कोई बच्चों 4थी क्लास में है और वो प्रतिभाशाली है तो मैंने सीधो 6ठी में करे जा सके, 5वीं क्लास बैंगी स्किप करी जा सके। अब बात भी एनसीएफ 2005 कही है।
ठीक है, अगर प्रतिभाशाली बालक है तो उसके साथ ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेतृत्व का प्रशिक्षण, नेतृत्व करने का इनको हम प्रशिक्षण दे सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है पिछड़ा बालक। पिछड़ा बालक कौन होता है? पिछड़ेपन के कारण क्या है? जैसे एक बालक जो था वो सामान्य बालक था, लेकिन उसको डेंगू हो गया और वो 10 दिन तक स्कूल नहीं जा पाया डेंगू के कारण, तो वो क्या हो जाएगा? पिछड़ा बालक हो जाएगा, क्योंकि वो 10 दिन पीछे रह गया। दूसरा पिछड़ापन, कई बच्चे जो होते हैं वो हिंदी में होशियार है, अंग्रेजी में होशियार है, गणित में होशियार है, सामाजिक में होशियार है, लेकिन विज्ञान में पिछड़ापन हो जाए, एक विषय में या 2 विषय में वे कमजोर हुए, बाकी विषय में होशियार हुए, ये भी एक पिछड़ापन को प्रकार है। एक हुआ है सगड़ा विषय में पिछड़ोपन, सगड़ा विषय में पिछड़ जाए तो वो भी एक पिछड़ापन को प्रकार हुए। तो कारण तो के हो सके, शारीरिक कारण हो सके, मानसिक कारण हो सके, अध्यापक से संबंधित कारण हो सके, शिक्षण विद्या से संबंधित कारण हो सके कि बच्चों पिछड़ जावे, है ना। जो बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता है, जैसे कोई कक्षा 9 का बालक है, कक्षा 9 का बालक है, अगर वो कक्षा 9 की समस्या को हल नहीं कर पा रहा है तो वह क्या है? पिछड़ा है। अगर वह कक्षा 8 की समस्या को हल नहीं कर पा रहा है तो वह मंद बुद्धि है, तो वह क्या है? मंद बुद्धि है। याद रखना, अगर आप अपनी कक्षा का समस्या हल नहीं कर पा रहे हो तो आप पिछड़े हो, लेकिन अगर आप अपने से नीचे वाली कक्षा की भी समस्या हल नहीं कर पा रहे हो तो मंद बुद्धि कहलाओगे भैया, है ना। तो क्या कहलाओगे? मंद बुद्धि कहलाओगे। और अगर आप अपनी कक्षा की समस्या को हल कर पा रहे हो तो आप क्या कहलाओगे? सामान्य बालक कहलाओगे। और आप अगर अपनी से अगली कक्षा की भी समस्या हल कर पा रहे हो तो आप प्रतिभाशाली बालक हो। तो क्या हुआ? प्रतिभाशाली बालक हो। सिरिल बर्ड कहते हैं कि वे बालक जो विद्यालय जीवन के मध्य में अपने से नीचे की उस कक्षा औसत कार्य नहीं कर पाते हैं जो उनकी आयु के बालकों के लिए सामान्य होती है, वो क्या कहलाते हैं? पिछड़े बालक जो है वो कहलाते हैं। पिछड़ जाना, पीछे रह जाना। पिछड़ेपन के प्रकार क्या है? एक तो सामान्य पिछड़ापन होता है, एक विशिष्ट पिछड़ापन होता है। अगर कोई बच्चा सभी विषयों में कमजोर है तो वो सामान्य पिछड़ापन है, और अगर कोई बच्चा विशेष विषय में कमजोर है, जैसे कि कोई बच्चा जो है वो गणित में कमजोर है, अगर कोई बच्चा जो है वो अंग्रेजी में कमजोर है ना, ऐसे कोई स्पेशल सब्जेक्ट में अगर आप कमजोर हो तो आप क्या कहलाओगे? विशिष्ट पिछड़ा बालक कहलाओगे। नेक्स्ट देखिए, विशेषता। अगर एक बच्चा ये पूछ रहे हैं कि अगर सभी विषयों में 50% है तो आप सामान्य बालक ही कहलाओगे, तो आप सामान्य बालक ही कहलाओगे। अगर आप जैसे मान लो आपकी आयु है 21 साल और बाकी जो 21 साल के बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं, वो काम अगर आप भी कर लेते हो, थोड़ा 2 मिनट ज्यादा लग जाओ चाहे, लेकिन आप काम कर लेते हो तो आप सामान्य बालक हो। लेकिन आप अपनी आयु के स्तर के बालकों से द्वारा हल की जा रही समस्या को भी हल नहीं कर पाते हो तो आप पिछड़े कहलाओगे, तो आप पिछड़े कहलाओगे। जैसे 2 वर्ष का बच्चा, 3 वर्ष का बच्चा स्कूल जाता है, 5 वर्ष का बच्चा है, 5 वर्ष के बच्चे को मान लो कि 2 से लेकर और 5 तक की टेबल आती है। 5 वर्ष के बच्चे को 2 से लेकर 5 तक की टेबल आती है, लेकिन एक